नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आज इस कार्यक्रम में जो मंगलवार को आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं और मंच का नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे सुधीजन जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ कुलदीप कौर जी जुड़ गई हैं, आदरणीय उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं, भास्कर नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। पद्म प्रिया श्रीनिवासन जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आदरणीय प्रदीप पुजारी जी की उपस्थिति है, महावीर लोकेंद्र जी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। सुभाष भटनागर जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। अशोक पटसारिया नादान सर भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा है, क्योंकि हम हर बार एक नए रचनाकार की कृति को सुनते हैं और उनकी एक कहानी और दो कविताएं मैं लेकर आती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ, ये कविताएं भाती होंगी और ये कार्यक्रम मैं देखती हूँ कि सबको बहुत पसंद भी आता है। और चलिए, बिना किसी देरी के मां शारदे को नमन करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिनकी कहानी और कविताएं लेकर आई हूँ, आप सभी उनको जानते हैं, क्योंकि वे इस मंच के कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के उपाध्यक्ष हैं और सह संपादक भी हैं। हर एक कार्य में उनका सहभागिता होती है। ये मंच उनके मार्गदर्शन से, उनके उत्साहवर्धन से, उनके द्वारा संचालित हो रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। और हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी की उपस्थिति है। मैं उनको नमन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे इस मोबाइल में दिखाई नहीं देते हैं कमेंट, तो मैं दूसरे मोबाइल से देखती हूँ, इसलिए कई बार कई नाम रह जाते हैं। तो आदरणीय राजीव गौतम जी, उनकी उपस्थिति हो चुकी है, मैं उनको भी नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उन्हीं की कहानी और दो कविताएं मैं सुनाऊंगी। जी, मंजू कौशिक जी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हमारे मंच के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव गौतम जी की एक कहानी और दो कविताएं सुनाने जा रही हूँ। और वे हमारे जो मंच के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त उनका क्या परिचय है वो मैं आपको देना चाहूँगी। पत्रकारिता का नाम है, वे बहुत ही श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं। और हमारी जो ई पत्रिका है और कई जो हमारे जो भी हमारे साझा संकलन वगैरह आते हैं, उनमें भी उनकी पूरी भूमिका रहती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गंवाए उनका और परिचय देती हूँ छोटा सा। वे स्तंभ, आलेख, समीक्षक करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और मुझे लगता है लेखन की हर विधा में वे अपनी कलम चलाते हैं। हिंदुस्तान और आज अखबार में 25 वर्षों तक ब्यूरो कार्यालय समस्तीपुर बिहार में कार्यरत रहे। समाचार पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने आलेख, रिपोर्ट
और स्तंभ लेखन किया है। आकाशवाणी से भी उनकी कई वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। उनकी कृतियां हैं काव्य वाटिका संग्रह 19वां संस्करण, काव्य वाटिका संग्रह 20वां संस्करण, और हमारे पटल के जो 4 साझा संकलन हमने अब तक संपादित किए हैं उनमें उनकी कृतियां छपी हैं, और वे हैं दिशाएं जिंदगी की, मैं स्त्री हूं, हृदय के दर्पण से, नवरात्रि के नवदीप। एक सेकेंड, मुझे यहाँ से ना वो हृदय के दर्पण से पुस्तक चाहिए, वो रह गई है, रैक में होगी। तो मैं देख रही हूँ हमारे मंच पर विनीता शर्मा दीदी की उपस्थिति हुई है हैदराबाद से। उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। वे इस कार्यक्रम को अवश्य देखती हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है कहानियां सुनना, कविताएं सुनना। आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए अब मैं बढ़ती हूँ। उन्होंने माँ काव्य संकलन में भी सहभागिता की है। शिवायन महाकाव्य में ब्रह्म प्रसंग का सृजन किया है, और संप्रति आप जानते हैं साहित्य साधना, समाज सेवा, सभी क्षेत्रों में वे अपनी भूमिका निभाते हैं जी। और साथ में उनके पुरस्कार की तो कोई लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, उसको मैं उस पर नहीं जाऊंगी। और उनके जो दायित्व हैं हमारे मंच के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति प्रकृति मंच दिल्ली के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण फोरम दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय सेवा समन्वय समिति दिल्ली, चार्टर सेक्रेटरी, रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी बिहार। तो इतने सारे कर्तव्यों का निर्वहन वे बहुत ही निष्ठा से करते हैं। हमारे मंच की तो हम कह सकते हैं बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है वे, और उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रस्तुत करती हूँ उनकी पहली कविता। आज आपको पता ही है कि विश्व पृथ्वी दिवस है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ विश्व पृथ्वी दिवस की। तो उनकी एक बिल्कुल जिससे को तरोताजा रचना जो आज के उन्होंने, रेणुका आनंदी जुड़ी हुई हैं पश्चिम बंगाल से, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तो उन्होंने जो पृथ्वी पे आज ही यानी 22 अप्रैल को ही ये रचना रची है, उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है इस विषय पर लिखना और फिर लिखकर उसको जन जन तक पहुंचाना। तो चलिए पृथ्वी दिवस पर जो उनकी कविता है वह प्रस्तुत कर रही हूं, सुनिएगा ध्यान से। पृथ्वी को रहने दे पावन, पृथ्वी को रहने दे पावन, आंगन में आने दे सावन, बंद हो शरण प्रकृति का, सृष्टि को रहने दे सुहावन। पृथ्वी है परमेश्वर की देह, पृथ्वी है परमेश्वर की देह, ईश्वर करता धरती से नेह, बोलती हैं यह वेद ऋचाएं, वसुधा पर रब बरसाता मेह, वसुधा पर रब बरसाता मेह। नहीं करें भक्षण शोषण हम, परम पिता के अनुदान का, नहीं उजाड़ें वन उपवन हम, करें पोषण धरती महान का। नदियों को अविरल बहने दें, सरिता को नहीं करें प्रदूषित, खनन से न करें जख्मी भू को, हरियाली से करें आभूषित। पहाड़ों को नहीं करें घायल, पर्वत को बांटे नहीं दरारों में, जंगल में नहीं करें अमंगल, सुने गीत सिंहों की दहाड़ों में, सुने गीत सिंहों की दहाड़ों में। भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं फाड़ें धरती का सीना, धरती माता का करें संरक्षण, भावी पीढ़ियों को है जीना, भावी पीढ़ियों को है जीना। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर विचार उन्होंने इस कविता में लिखे हैं। और उनकी जो कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, उसमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होती है, क्योंकि पत्रकार रहे हैं तो जागरूकता का अभियान वो हर
अपनी रचना से आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, उनकी ये थी पहली रचना जिसमें उन्होंने अपनी रचना को पृथ्वी को समर्पित किया, जो कि आज ही है हमारा विश्व हिंदी दिवस। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ लगभग इस समय 31 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। नाम शायद मैं ना पढ़ पाऊँ, लेकिन बहुत ही सुंदर उनकी रचना की। बिल्कुल, जो ये हम लोग बहुत बुरी तरह से धरती का दोहन कर रहे हैं, सभी संसाधन का दोहन कर रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। क्या हमारी अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद नहीं है? क्या हमारे बच्चे बिना पेड़ों के, बिना शुद्ध हवा के, बिना शुद्ध पानी के रह पाएंगे? तो कैसे हम इतने हो सकते हैं स्वार्थी कि जो मिल रहा है, एक तरह से हम आज का यथार्थ देखें तो लूट रहे हैं हम इस धरती को, इसके संसाधनों को लूट मची है। जिसको जहां आ रहा है वो खनन कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, खेत बेचे जा रहे हैं, प्लॉट कट रहे हैं। तो कहाँ बचेगी हरियाली? कंक्रीट के रेगिस्तान में खड़े होंगे किसी दिन हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी उनकी लेकर आई हूँ, और ये किताब मैं अंदर भूल आई थी तो मैंने मंगाई। ये हमारा एक साझा संकलन है जो कहानियों पर, लघु कथाओं पर निकाला था। इसका नाम है हृदय के दर्पण से। इसका संपादन मैंने और उमंग सरीन जी ने मिलकर किया है, और इसमें भी राजीव गौतम जी की जो कहानी छपी है, दो कहानियां सबकी छपी थी, उन्हीं में से एक कहानी मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। इसमें भी देखिएगा संदेश आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देगा। कहानी का नाम है वंचित विधवा बनी स्टार। और मैं देखती हूँ, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि हमारे साथ पद्मा श्रीनिवासन जी जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। राखी कटियार जी जुड़ी हैं गुजरात से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राम गोपाल चौबे जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र कुलकर्णी जी, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नाम भी चले गए हैं। परम आदरणीय डॉक्टर राम करण साहू सजल जी की उपस्थिति है। मैं आपको बहुत बहुत सम्मान के साथ आपका अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ चंद्रशेखर साहू सर भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय पूनम त्रिपाठी जी की उपस्थिति है, उनको भी नमन करती हूँ। आदरणीय विमल ग्रोवर जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राधेश्याम सर भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। बहुत सारे नाम ऊपर भी चले गए हैं, जिनको अर्चना द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आदरणीय भगवती सक्सेना गौर दीदी जुड़ी हैं बेंगलुरु से, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। जी बिल्कुल। और चलिए राजीव गौतम सर का भी स्वागत करती हूँ और जल्दी से उनकी कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद आप सभी का धन्यवाद फिर से करूंगी। बीच में मैं कमेंट्स नहीं लेने वाली हूँ, तो सुनिएगा। छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है। वंचित विधवा बनी स्टार। बिहार की राजधानी पटना में आज मिनी भारत का नजारा था। ऐतिहासिक स्टेडियम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मान से देश भर के आदर्श युवाओं को सम्मानित किया जा रहा था। समीप के लॉज से समारोह देखने आया रमेश इस बात से खिन्न था कि वह 2 घंटों से ताली बजा रहा है, पर बिहार का नाम उद्घोषक महोदय ले ही नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के प्रतिभावान युवा सम्मानित हो चुके थे। बिहार की बारी ही नहीं आ पा रही थी। वह अपने लॉज लौटने लगा कि बिहार का नाम उद्घोषक ने पुकारा। यह सुन रमेश फिर सीट पर बैठ गया। उसने देखा कि मंच पर एक लड़की साड़ी में चढ़ रही है। देश के खेल व युवा कार्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री उसे मंच के बीच में लाकर सम्मानित कर रहे हैं और उनको पुरस्कार देते हुए वे गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। सीएम व केंद्रीय मंत्री ने कहा,
कि हम बिहार की अमृत कुमारी को सम्मानित कर गौरवान्वित हैं कि ऐसी संघर्षशील प्रतिभावान बेटी देश में है। मंच के दूसरे कोने से विद्वान उद्घोषक अमृत के बारे में बता रहे हैं कि कम उम्र में विधवा होने के बावजूद इन्होंने फिर शादी न कर अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। गांव-गांव जाकर 100 बालिका अध्ययन केंद्र और सह स्वावलंबन केंद्र की स्थापना की। सैकड़ों लड़कियां इन केंद्रों से कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण के काम को सीखकर ट्रेंड होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। अमृत ने इस समाज सेवा के साथ साथ खुद MA BEd कर मिसाल कायम की, इसलिए भारत सरकार ने इनका चयन किया है। रमेश अब अमृत कुमारी को पहचान चुका था। वह उसकी बचपन की स्कूल साथी थी। रमेश स्कूल के बाद पटना आ गया और पढ़ने के लिए, और उधर अमृत गांव के पास ही BA में पढ़ते हुए विधवा हो चुकी थी। रमेश उसके संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की बात सोच रहा था। तब तक अमृत अपना मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, शॉल आदि लेकर मंच से उतर चुकी थी। पत्रकारों से घिर चुकी अमृत प्रेस का जवाब देते हुए कह रही थी कि जब उसके पति ने सदा के लिए उसका साथ छोड़ा तो समाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मांग का सिंदूर उसे खुद धोना पड़ा था, हाथ की चूड़ियां भी उसे खुद तोड़नी पड़ी थी। महिलाओं ने उसे अपशकुनी कहकर छूने से मना कर दिया था। तब उसने संघर्ष का रास्ता चुन लिया। पिछड़ी लड़कियों के लिए काम करना शुरू किया। प्रगतिशील लोगों ने और सरकार ने उसको इस कार्य में सहयोग दिया। आज वंचित लड़कियों के स्वावलंबन के कर्तव्य ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। आंखों में आंसू लिए रमेश तब तक अमृत के पास पहुंच गया। बधाई देते हुए रमेश ने कहा, तुम पर पूरे गांव, राज्य और देश को गर्व है। तुम सबकी प्रेरणा बन गई हो। तो यह थी एक बहुत ही छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली संदेश देती हुई आदरणीय राजीव गौतम जी की। वंचित विधवा बनी स्टार। बिल्कुल हमारे समाज का जो रूप है वो इसमें आता है कि कोई लड़की अगर जल्दी विधवा हो जाती है तो उसे अपशकुनी मान लिया जाता है, उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए जाते हैं, उसको एक तरह से समाज से निकाल दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। ये परंपराएं हमें बदलनी होंगी, क्योंकि मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं होता। वो उस लड़के से शादी करती ना करती, उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो यह सोच के किसी लड़की को या लड़के को अपशकुनी मान लिया जाए कि उसके कारण से ही जैसे मृत्यु हुई है, तो हम ही खुद तो सब जानते हैं कि यही तो चीज है जिस पर इंसान का वश नहीं है। अगर होता तो शायद कोई मरता ही नहीं। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी, लेकिन संदेश पर प्रभावशाली ऐसी छोटी छोटी कहानियां हमें लिखनी चाहिए और हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। अभी भी हमारे समाज में ये सारी कुरीतियां हैं और इनको हटाने के लिए ऐसे सृजन की आवश्यकता है। और मैं देख रही हूँ हमारी बहुत ही प्रिय सखी सरोज अग्रवाल जी आ गई हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। विनीता शर्मा जी कहती हैं कहानी गौतम जी के व्यक्तित्व की परिचायक हैं। बिल्कुल, उनकी कहानी में, कविताओं में हमेशा कोई ना कोई संदेश होता है। और जी, आदरणीय राम गोपाल चौबे जी कह रहे हैं बहुत प्रेरणादायक कहानी। राधे श्याम सर कह रहे हैं बहुत सुंदर संदेश परक मार्मिक कहानी, अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुति, धन्यवाद। और चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और अब मैं बढ़ती हूँ उनकी दूसरी कविता के ऊपर। बहुत ही छोटी कहानी और छोटी छोटी कविताएं हैं।
जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत ही सीधी सादी कहानी है, कोई हेर फेर नहीं है। और ऐसे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे कि जिनके साथ समाज ने बहुत ही कटुता का व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर आगे बढ़कर अपने कैरियर को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को, ऐसे लोगों को जो उनके जैसे थे, उनको भी सहारा दिया। तो ऐसी अनेक महिलाएं, अनेक पुरुष आपको उदाहरण के तौर पर अपने आसपास मिल जाएंगे। चलिए, और मैंने सोचा है कि हमारा जो संकलन है, और इस संकलन में 33 साहित्यकारों ने भाग लिया था, और मैं एक एक करके उन साहित्यकारों की कहानी और कविताएं आपके समक्ष लाऊंगी, ताकि मैं इस बहाने ये पुस्तक जो है पूरी पढ़ी भी जाएगी, सबको पता भी चल जाएगा कि इसमें किस किस ने भाग लिया, उनकी कहानियां कैसी हैं। बहुत ही शीघ्र हम एक और संकलन ला रहे हैं, कविता का संकलन है, जिसमें हम पृथ्वी की सुरक्षा की, यानी कि वृक्षों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उसमें कविता संग्रह है और बहुत जल्दी आएगा, तो आपके समक्ष रखेंगे। मैं देख रही हूँ सोनिका गोस्वामी जी जुड़ गई हैं मथुरा से, बिल्कुल जी। चलिए, दूसरी कहानी भी उनकी बहुत ही सुंदर, कविता जो है वो बहुत ही सुंदर है, और राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने लिखी थी, वीरांगनाओं को नमन। तो जितनी भी स्त्रियां हमारी महान वीरांगना रही हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश को गौरवान्वित किया है, और आजादी के लिए वे अब सब कुछ उन्होंने अपना कुर्बान किया, ऐसे जो वीरांगना है उन सभी के नाम इस कविता में आएंगे। सुनिएगा ध्यान से। जी, हमारे साथ लोकनाथ रथ जी जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। कृपया जुड़े रहिएगा। और मंजू कौशिक दीदी, अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं, पालीवाल बीपी जी जुड़े हैं, कवि मयंक जी जुड़े हैं, और डॉक्टर पूजा भारद्वाज जी भी हमें दिखाई दे रही हैं। आदरणीय बुद्धत शर्मा जी की उपस्थिति है, बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। राखी जी जुड़ी हैं, गुरिंदर डॉक्टर ग्रेवाल जी जुड़े हैं, प्रभा दुबे जी जुड़ी हैं, ब्रजेश वर्मा जी जुड़े हैं, रश्मिता जी जुड़ी हैं, नीरज भनोत जी जुड़े हैं, आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय रमेश जेवा जी जुड़े हुए हैं, संजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, रागिनी गर्ग जी, पोएट महेंद्र भट्ट जी जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत 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 स्वागत करती हूँ। महावीर लोकेंद्र जी, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। यदि किसी का नाम रह गया है, सुनीता चौहान दीदी आगरा से जुड़ गई हैं, रेखा अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी नमस्कार रेखा जी। चलिए, तो उनकी दूसरी कहानी, और जो बाद में जुड़े हैं तो प्लीज इस कार्यक्रम को शुरू से देखिएगा। वीरांगनाओं को नमन। मां भारती की करुण पुकार सुन, आजादी की जंग में कूदी ललनाएं, नहीं डरी अंग्रेजी जुल्म जेल से, अमर इतिहास रचती वीरांगनाएं। बहादुरी की कहानी लिख गईं तमिल महारानी वेलू नचियार, 57 के संग्राम में छक्के छुड़ाती रानी लक्ष्मीबाई की तलवार। पीठ पर गोपाल, हाथ में ढाल, रण लड़ती थी झांसी की रानी, क्षण में दुश्मन होते छत विछत, ऐसी थी झांसी की वीर मर्दानी। कोयली बनी आत्मघाती सेनानी, निडर थी बिहार की तारा रानी। लक्ष्मी सहगल ने लिखा इतिहास, उषा सुनाती रेडियो की जुबानी। जर्मनी में लहराया भारतीय ध्वज, वीर सेनानी भीकाजी कामा ने, संग्राम में अमर आहुति दी सरोजनी नायडू और अरुणा ने। सेनानी अरुणा आसफ अली ग्रैंड ओल्ड लेडी कहलाईं, जुझारू मातंगिनी हाजरा भी जंग में गांधी बरी कहलाईं। सत्याग्रही कस्तूरबा गांधी ने कड़ी चुनौती दी चंपारण में, बापू के संग करती संघर्ष
कूद पड़ी राजकोट के रण में। आयरन लेडी थी दुर्गाबाई, विजया लक्ष्मी भी गई जेल, अमृत कौर भी थी अग्रणी, बाल विवाह को कहती जेल। कमला नेहरू, कल्पना दत्त, एनी बेसेंट भी रहीं आगे, गुलाब कौर, जिंद कौर के डर से गोरे रहते थे भागे भागे। हजरत महल बेगम रोकैया ने भी लिखी संग्राम की अमर कहानी, याद रहेंगी अम्मू जम्बा, याद रहेंगी अम्बू जम्बा, गोविंदम्मल और सेनानी सुचेता कृपलानी। बिश्नी देवी, शर्मादा त्यागी और चंद्रावती भी थी देश की वीर सेनानी। अन्नपूर्णा, सरला, रमा, कमला भी थी आजादी की अमर दीवानी। माता बहनों की गाथाओं को सदैव याद रखेगा हिंदुस्तान, गुमनाम वीरांगनाओं को भी नमन करता है हिंदुस्तान, नमन करता है हिंदुस्तान, नमन करता है हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय वीरांगनाएं। तो इतनी ओजपूर्ण कविता, सभी इतने सारे उन्होंने वीरांगनाओं के नाम इसमें लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है रिवीजन बहुत जरूरी है। हम साथ क्या होता है, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है, हम तभी अपने देशभक्तों को याद करते हैं और उनमें ये सारे नाम शामिल नहीं होते हैं। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, मैं आपको आज चैलेंज भी करती हूँ कि शायद इन सारे नामों को आपने याद नहीं रखा होगा। हम वही गिने चुने 3-4 नाम याद रखते हैं और उन्हीं पर कविताएं रचते हैं और उन्हीं पर सुनाते हैं, पर उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत सारे नाम जो है इसमें लिए हैं ताकि हमें याद रहें कि किस किस ने क्या क्या किया था। बिल्कुल, तो ऐसी सुंदर रचना को मैं नमन करती हूँ। और राजीव सर, आप आपकी जो तुलिका है, जो आपका कलम है, आपकी कलम है, वो ऐसी तरह से सुंदर सुंदर रचनाएं करती रहे। आपकी रचनाओं में, आपकी कहानियों में आपकी पत्रकारिता दिखाई देती है। आपका ज्ञान बहुत ही विस्तृत है और उसका प्रयोग आप अपनी रचनाओं में करते हैं। तो बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर लेखनी के लिए, इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। और अब मैं जल्दी से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ हमारे प्रबुद्धजन जुड़े हैं। प्रीति सिन्हा जी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ, नमन करती हूँ। प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सुनीता चौहान जी जुड़ी हुई हैं, उमंग सरीन जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, सुंदर रचना भी। और हमारे साथ विनीता शर्मा दीदी, रेखा अग्रवाल जी, आदरणीय अरुणेश मिश्र जी जुड़े हुए हैं, आप सबका धन्यवाद। और मेरे पतिदेव अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। पिछली बार मैं त्रिवेणी में उनका नाम लेना भूल गई थी तो वे नाराज हो गए थे कि मेरा नाम नहीं लिया आपने, तो आज मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। उषा कौल जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। सुनीता चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए। जिशान कुरैशी जी जुड़े हैं, तो मैं बहुत बहुत उनका भी स्वागत करती हूँ। बिल्कुल, विनीता शर्मा जी कहती हैं अद्भुत उदाहरण लेखनी का जी। और मैं अगले मंगलवार को फिर लेकर आऊंगी एक साहित्यकार की एक कहानी, 2 कविताएं। इस कार्यक्रम को मैं चाहती हूँ आप जरूर स्नेह दें, आप उपस्थित हों, क्योंकि इसी तरह से हम एक दूसरे साहित्यकारों का मनोबल, उत्साहवर्धन करते हैं। वरना कहानियां और रचनाएं कई बार रह जाती हैं, सबके समक्ष नहीं पहुंच पाती, खुद हम सुना नहीं पाते। कई बार लोग सुनाना नहीं चाहते या सुना नहीं पाते, उन्हें अक्सर कविताएं सुनाते हैं। लेकिन मेरा ये था मानना कि कहानियां जो है ना, वो दिल तक सीधे पहुंचती हैं, तो क्यों ना उनको सुनाया जाए। और बहुत आनंद आता है मुझे कहानियां पढ़ने में, और मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा साहित्यकारों की कहानियां पढ़ सकूं, मैं जरूर पढ़ूंगी। आप सबका धन्यवाद करती हूँ। श्री मिश्रा जी जुड़ गई हैं। और ये जो हृदय के दर्पण से है, इसमें 33 रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने अपनी कहानियां, लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी कहानियां, लघु कथा या शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी कहानियां हैं। तो जो इसमें है, जो हमारे मंच का कविता प्रभा का साझा संग्रह है, मैं इसमें से
अब हर बार लेने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब जुड़ेंगे और सुनने आएंगे। मई में हम कुछ और अच्छे प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम भी लाएंगे और आप ज़रूर इस मंच से जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी और कविताएं मैं पढ़ूं इस कार्यक्रम में, तो आपको मुझ तक अपनी रचनाएं पहुंचानी होंगी। तो बिल्कुल स्वागत है। और अब मैं चलती हूँ और फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं और मंच का नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह। जय हिंद, जय भारत।